गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उपासना शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद उपासना शर्मा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लगातार आपको संगीत विषय की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज फिर नई क्लास लेकर के आए हैं, फ्री क्लास 49, जिसमें हम जानेंगे बांसुरी के विषय में। आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारे वाद्यों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें बांसुरी किस वर्ग में आता है। बांसुरी, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि बांसुरी किस वर्ग में आता है। उस वर्ग में आता है सुशिर वाद्य में आता है। बच्चों, 4 वर्गीकरण आपके किए हुए हैं: तत्वाद, सुशिरवाद, अवनतवाद और घनवाद। तो बांसुरी एक प्रकार का सुशिर वाद्य है, जिसमें हवा द्वारा स्वरोत्पत्ति होती है। हवा से या फिर फूंक से जो स्वरों की उत्पत्ति की जाती है जिन वाद्यों में, वो हमारे सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तो बांसुरी क्या है, कौन सा वाद्य है बच्चों? सबसे पहले तो यही आप जान लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे, यह एक सुशिर वाद्य है। ठीक है बच्चों, सुशिर वाद्य है। तो जिस तरह से आप टीसीटी 80 ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस के, इसी तरह के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ही अधिकतर बनते हैं। तो सुशिर वाद्य किस कैटेगरी में क्या होते हैं? जो हवा द्वारा जिनमें स्वर उत्पत्ति होती है, या फिर जो फूंक से बजाए जाते हैं। जैसे कि हारमोनियम भी है, उसमें हवा से स्वर उत्पत्ति होती है। बांसुरी है, इसमें फूंक के द्वारा स्वर उत्पत्ति की जाती है। अब बांसुरी का जो बच्चों मानते हैं कि बांसुरी को जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी कौन से काल में मानी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों, बांसुरी की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। वैदिक काल में ही इसके प्रमाण मिलते हैं कि बांसुरी जो है, इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में ही हो गई थी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? और वेणु के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर वेणु चीजें पूछी जाए तो आप वेणु भी बताएंगे कि यह सुशिरवाद है, क्योंकि ये बांसुरी का ही दूसरा नाम है। या फिर इसको वंशी भी कहा जाता है, या मुरली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बांसुरी के अलग अलग नाम है: वेणु, वंशी या फिर मुरली। ठीक है। अब ये किस धातु की बनी हुई होती है बच्चों? जो बांसुरी होती है वो अलग अलग, अब तो प्लास्टिक की देखने को भी मिलती है, लेकिन बांसुरी जो पहले पाई जाती थी वो पीतल की होती थी। ठीक है, पीतल या फिर बांस की बनी होती थी, है ना। पीतल की होती थी या फिर बांस की बनी हुई होती थी। लेकिन आजकल तो बांसुरी बच्चों प्लास्टिक की भी देखने को मिलती है ना। लेकिन जो मधुरता होती है वो बांस की में ही ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि धातु की में भी कम मानी जाती है। जो लकड़ी की, जो बांस की बनी हुई होती है बांसुरी, उसमें मधुरता ज्यादा सुनने को मिलती है। तो बच्चों, अब इसके विषय में जान लेते हैं। जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी मैं थ्योरी नहीं कराती हूँ। ये मेरा मोटिव है बच्चों कि आप सभी को कम से कम लिखवाऊं, और ऐसा लिखवाऊं जो एग्जाम में ओरिएंटेड चीजें हों, आपके नॉलेज में अच्छे से ध्यान से आए। पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें लिखवा रही हूँ। तो बांसुरी के बारे में अगर हम जान लेते हैं कि बांसुरी में कितने सुराख होते हैं बच्चों, है ना। तो जान लीजिए कि बांसुरी में 6 सुराख होते हैं। कितने? कई बार क्वेश्चन आया बच्चों कि बांसुरी में कितने सुराख होते हैं। तो बांसुरी में 6 सुराख होते हैं। इस तरह से आप जरूर इसको याद कर लीजिए कि बांसुरी में कितने सुराख होते हैं। कुछ विद्वान जो है बांसुरी में 7 सुराख भी मानते हैं, 8 भी, लेकिन जो मुख्य सुराख माने जाते हैं बच्चों 7 ही माने जाते हैं, और आपको 7 ही इसका बताना है। अब नोट में आपको चीजें लिख लेनी है कि बांसुरी को किस तरह से बजाते हैं, इसकी बजाने की विधि भी आपको लिखवा देती हूँ। इस तरह से आप लिख लीजिए, बजाने की विधि लिख लीजिए या फिर वादन विधि लिख लीजिए, किस तरह से बांसुरी को हम बजाते हैं। तो नोट में करके इस तरह से लिख लीजिए कि बांसुरी को बजाने के लिए, लिख लीजिए, बांसुरी को बजाने के लिए बाएं हाथ की पहली, दूसरी, व तीसरी उंगली ऊपर के 3 सुराख, ऊपर के जो 3 सुराख हैं उन पर सुराख पर जमा दें। फिर दाहिने हाथ की पहली, दूसरी
व तीसरी उंगली क्रमशः नीचे के 3 सुराख पर जमा दें। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? नीचे के 3 सुराख पर जमा दें। तो इस तरह से बच्चों जो इसके छह सुराख हैं, इस तरह से हम बंद कर देते हैं। तो अब जान लेते हैं हम किस तरह से इनके स्वरों को बजाएं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने पूरे 6 के 6 सुराख बांसुरी के बंद कर दिए। और जब हम 6 के 6 सुराख अपने दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों से क्रमशः बंद कर लेते हैं तो कौन सा स्वर निकलता है? तो मंद्र पा स्वर निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि जब हम 6 सुराख अपनी बंद कर लेते हैं, लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि जब हम बांसुरी के सब सुराख यानी टोटल 6 ही सुराख होते हैं, सब सुराख बंद कर देते हैं तो मंद्र पा स्वर निकलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? सब बातें क्लियर हो गई कि जब हम बांसुरी के सब सुराख बंद कर देते हैं तो बच्चों मंत्र पा स्वर निकल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने सुराख बंद करने पर कौन सा स्वर निकलता है, तो उस तरह से सब आपको जान लेने जरूरी है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका जो मंत्र पा स्वर हो गया बच्चों, ये सब सुराख बंद करने दे पर लिख लीजिए, सब सुराख बंद करने पर कौन सा स्वर निकलता है? मंत्र पा स्वर निकलता है। फिर मंत्र धा की अगर हम बात करें तो नीचे का एक सुराख खोलने पर, नीचे का एक सुराख अगर खोल दें, नीचे का एक सुराख अगर खोल दें तो कौन सा स्वर निकलेगा? मंत्र धा स्वर निकलेगा। और मंत्र नी स्वर कैसे निकलेगा? नीचे के 2 सुराख खोलने पर। लिखते जाइए बच्चों, नोट डाउन करते जाइए। आप एलटी ग्रेड का मेंस भी देंगे तो उसमें लिखने के लिए आएगा, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं 2 सुशील वाद्यों के विषय में विस्तृत से बताइए, या किसी तत्व वाद्य के विषय में बताइए, या दाद की परिभाषा पूरी लिखिए, उसकी विशेषताएं बताइए, स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वर के प्रकारों को इंगित कीजिए, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के, श्रुति बताइए, प्राचीन काल मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार श्रुति स्वर स्थापना क्रम समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन ही मेंस में बनने वाले हैं, जिसके लिए आपको थ्योरी की आवश्यकता होगी। वैसे तो हम लाइव क्लासेस आपके ले रहे हैं जिसमें एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगने वाले हैं, लेकिन मेंस देने के लिए आपको थ्योरी करना पड़ेगा, तो थ्योरी को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है हमारा मध्य सा कैसे बजेगा बच्चों? नीचे के 3 सुराख खोलने पर। ठीक है, मध्य सा कैसे बजेगा? नोट डाउन करते चलिए सभी। नीचे के 3 सुराख खोलने पर मध्य सा बज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सा के बाद क्या आता है बच्चों? रे कैसे बजेगा? नीचे के, अब ध्यान रखना है आपको कि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जितने सुराख खोलने की बात कर रहे हैं, हम खोलने की बात कर रहे हैं। नीचे के 4 सुराख खोलने पर रे स्वर। अब जो हमने मंत्र पा बजाया, इसमें सब सुराख बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद हमने सब क्या है? खोले हैं, एक एक करके खोले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है किस स्वर में खोले हैं, किस में बंद किए हैं। ठीक है, तो नीचे का एक सुराख खोल लिया यानी कि 5 बंद रहे। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कि या कौन सा स्वर ऐसा है जिसमें 5 सुराख बंद करके बजाया जाता है, या कौन सा स्वर ऐसा है जिसमें 4 सुराख बंद कर दिए जाते हैं, या कौन सा स्वर ऐसा है जिसमें 2 सुराख खोलते हैं। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन बन जाता है, आपको उसी तरह उसका आंसर करना है। ठीक है, तो नीचे के 4 सुराख खोलने पर रे स्वर बजेगा। गा स्वर कैसे बजेगा बच्चों? नीचे के 5 सुराख खोलने पर। बांसुरी के अगर हम नीचे से गिनेंगे, यानी कि जहाँ पर मुंह से हम जिसको बजाते हैं वो ऊपर साइड है, और नीचे से अगर हम उसके 5 सुराख खोलेंगे तो वो हमारा गा स्वर बज जाएगा।
और मातीव्र जो है बच्चों सब सुराख खोलने पर, ध्यान रखिए, है ना। 6 के 6 सुराख, 6 टोटल बांसुरी में सुराख होते हैं। तो अगर हम सारे सुराख बंद कर दें तो मंद्र पा बजेगा, और सारे सुराख खोल दें तो तीव्र माँ बजेगा। कहते भी हैं कि बांसुरी पर जब भी हम बांसुरी को सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले राग यमन का अभ्यास कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि माँ तीव्र उसमें लगता है, और माँ तीव्र बहुत ईजिली बच जाता है बांसुरी पर, क्योंकि सब सुराख उसमें खुले रहते हैं, सीधा सीधा माँ तीव्र उसमें बच जाता है। चलिए, अब इससे विषय में ये तो हमने जान लिया कौन सा स्वर किससे बजता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जान लेते हैं बांसुरी के विषय में, जैसे कि नोट में लिखते जाइए। बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज चीज कराऊंगी, ज्यादा कोई चीज नहीं कराऊंगी। कि तीव्र माँ को शुद्ध माँ बनाने के लिए ऊपर का सिर्फ आधा सुराख दबाना पड़ता है। ऐसा करने पर तीव्र माँ क्या बन जाता है बच्चों? शुद्ध माँ बन जाता है। ठीक है, तो तीव्र माँ को अगर हम सारे सुराख खोल देते हैं तो तीव्र माँ बन जाता है। लेकिन तीव्र माँ को जो अगर हमें शुद्ध बनाना है तो ऊपर का सिर्फ आधा सुराख दबाना पड़ता है। इसी तरह बच्चों अन्य स्वरों को भी कोमल करने के लिए हम आधा सुराख यानी कि अर्ध सुराख का ही प्रयोग करते हैं, और अर्ध सुराख को ही दबाया जाता है। इससे हमारे सारे स्वर निकल जाते हैं, कोमल स्वर भी निकल जाते हैं। चलिए, इसी तरह दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी स्वर है ना, किसी भी स्वर को तार सप्तक में बजाने हेतु मुंह की फूंक दुगनी कर देंगे। ठीक है, मुंह की फूंक क्या कर देते हैं बच्चों? दुगनी कर देते हैं, तो वह तार सप्तक का स्वर बच जाता है ना। जैसे कि अगर हमें कोई भी स्वर हम बजा रहे हैं, गा कोमल बजा रहे हैं या सा बजा रहे हैं टोटल, और उसे हम तार सा में बजाना चाहते हैं तो दबाएंगे उतने स्वर जितने मैंने आपको बताए थे, उतने ही सुराखों को दबाएंगे। लेकिन जब हम फूंक मारेंगे उसमें तो उसके जो फूंक की तो हम एक तरह से कैसे करते हैं कि एक तरह से तेज उसको फूंक को मारेंगे, पूरे पुश करके मारेंगे, तो उस तरह से वो क्या हो जाएगा, उसकी आवाज दुगनी हो जाएगी, वो तार सप्तक का बज उठेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे बांसुरी वाले वाद्य हैं इनसे गला बहुत जल्दी खराब होता है, और गायन वालों को बांसुरी नहीं बजानी चाहिए। जो गायन वाले विद्यार्थी हैं उनको बांसुरी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बांसुरी के लिए अलग गला की आवश्यकता होती है और गायन के लिए अलग गले की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बांसुरी से संबंधित मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें जो अधिकतर पूछी जाती हैं। इससे संबंधित हमने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के कलाकारों का एक नया अलग वीडियो बनाया हुआ है कि बांसुरी से संबंधित मुख्य कलाकार कौन है, इसराज के कौन है, सितार के कौन है, और वही कलाकार अधिकतर लिखवाए हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं या अब संभावना है आगे आने की उनकी। ठीक है, तो इनसे संबंधित जैसे मुख्य कलाकार एक दो का नाम और लिखवा देती हूँ बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं बांसुरी के वेरी फेमस पन्नालाल घोष जी का नाम काफी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पन्नालाल घोष कौन से वाद्य को बजाते हैं? जैसे कि नेम पूछा गया है देवेंद्र मुद्रेश्वर, इनका ये भी हमारे बांसुरी वादक रहे हैं, वेरी फेमस। और ये तो आप सभी जानते होंगे हरिप्रसाद चौरसिया जी, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, फेमस बांसुरी वादक। और इसके साथ साथ विजय राघव राव, ये फेमस कलाकार है बच्चों, जिनका नाम अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीजीटी एलटी ग्रेड है, सभी में पूछा जाता है।
बच्चों आज हमने जाना बांसुरी में किस तरह से स्वरों को बजाया जाता है, बांसुरी का उत्पत्ति कब हुई है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ी हैं एग्जाम में आने वाली। अगर आप भी संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, आप देखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप हमारी लाइव क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं लाइव कक्षा में 5:45 PM पर। थैंक यू सो मच।